अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ियाज़ नामे आपसे मुखातब है और मेरे साथ आज मौजूद हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत, हमारे वकला में बहुत बड़ा नाम जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, राना शाह साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर बार एसोसिएशन के, जो कि हमारी वकला यूनियन एक लायर एसोसिएशन होती है जिसका हर साल इलेक्शन होते हैं। उस कैबिनेट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं राना शाह साहब। तो आज ये हमें चलान के बारे में मुख्तसर से मैं 2-4 सवाल करूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने मसरूफ़ वक़्त में से हमें वक़्त दिया और टाइम निकाला इसके लिए, तो आपका बहुत शुक्रिया सर। और सर इसमें मुख्तसर ये है कि ये जो चलान अभी 2000 के कम सिन बच्ची केस में जो प्रोड्यूस किया गया कोर्ट में, इसका तरीकाकार क्या होता है कि ये प्रोसिक्यूशन ने जब चलान सबमिट कर दिया अदालत में, क्या उसके बाद ये चलान रिजेक्ट हो सकता है? देखिए, जब किसी भी केस की 173 की रिपोर्ट सबमिट की जाती है जी। तो मजिस्ट्रेट जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है उसकी एविडेंस के बेस के ऊपर इसको एवेल्यूएट करता है। अगर देखा जाए कि प्राइमा फेसाई कोई इस तरह का इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, तो उसमें फिर जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है वो जो मुल्ज़मान होते हैं उनको तलब करता है और उसके बाद एविडेंस आती है। एविडेंस के बाद फिर एंड पे जो भी आफ्टर हर्ड बोथ द पार्टीज फिर जो भी सजा जजा का फैसला किया जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें आपके मुताबिक जब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने सेंड टू कोर्ट कर दिया, उसके बाद फिर कॉग्निजेंस का ही मामला रह जाता है, इसके अलावा अदालत इसको नहीं रिजेक्ट कर सकती? कोई भी चलान जब सबमिट किया जाता है तो जो मजिस्ट्रेट है वो सबसे पहले देखता है कि वेदर अंडर 194 उसके पास कॉग्निजेंस है। अगर तो उसके ऊपर कॉग्निजेंस ना हो देन वो इसके ऊपर अपनी राय लिख के वो इसको मुतलका सेशन जज साहब को भेज सकता है। और अगर उसको प्राइमा फेसाई 194 के तहत कॉग्निजेंस हो तो वो उसको कॉग्निजेंस लेके दूसरी पार्टी को, मुल्ज़िम पार्टी को तलब कर सकता है। जी, इसमें सर निकाह ख्वाह की और जो विटनेस था उसकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, और इसी तरह से जो दूसरा विटनेस है शबीर और मेन मुल्ज़िम जो ज़हीर है, उसने प्री रेस्ट बेल करवाई हुई है जो कि आज के लिए मुकर्रर थी, अब उसमें 26 अगस्त फिक्स हो गई है। तो इसमें लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं कि जी बेल में बार बार एक्सटेंशन मिलती जा रही है। तो क्या जो चलान के ऊपर चलान के मुताबिक जो पुलिस इनको गिल्टी किया और दीगर अवेलेबल मटीरियल है, इसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि ये मुल्ज़िम बेल का हकदार है या नहीं? देखिए, अब जो बेल है वो ऑलमोस्ट फाइनल पोजीशन पे है। अब उसके ऊपर आर्गूमेंट के लिए लास्ट टाइम भी मौका दिया गया था और अब इंशाल्लाह लगता है कि अगली डेट तक इसके आर्गूमेंट हो जाएंगे। और जो मैंने इसके ऊपर ये सारे केस को पेरूज किया है और देखा है, मुझे ऐसे लगता है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, और लगता नहीं है कि चूँकि प्री रेस्ट का बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है, इसमें सिर्फ मेलाफाइंड ऑन द पार्ट ऑफ कंप्लेनर देखा जाता है और डीपर एप्रिसिएशन का केस नहीं है। मुझे लगता है, जो कि मैंने स्टडी किया ये केस, मुझे लगता है कि इस स्टेज पे ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड फॉर प्री रेस्ट बेल, और मोस्ट प्रोबेबली फैसला तो कोर्ट ने करना है आफ्टर हर बोथ द पार्टीज, लेकिन प्राइमा फेसाई ऐसे लग रहा है कि ये बेल डिसमिस हो गई। बिल्कुल। और इसमें सर ऑलरेडी बच्ची का 164 का स्टेटमेंट हो चुका है, सिंध हाई कोर्ट में स्टेटमेंट हो चुका है, तो सिंध हाई कोर्ट अपने डिसीजन में कह चुकी है कि इसके नेचुरल गार्डियन जो हैं वही इससे मुलाकात कर सकते हैं। तो क्या ये अब दोबारा 164 स्टेटमेंट हो सकता है इसका? देखिए, 164 की स्टेटमेंट दोबारा कराने पे कानूनी कदगन नहीं है, बिल्कुल करवाई जा सकती है, लेकिन कोर्ट ने देखना होता है कि जो 164 की स्टेटमेंट है वो विद फ्री कंसेंट है या नहीं। अगर वो फ्री कंसेंट में नहीं है तो कोर्ट उस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं करता जब तक वो फ्री कंसेंट से ना दी गई हो। जी, और इसमें सेकंड चीज सर ये भी है, जबकि बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, तो इसकी कंसेंट की क्या अहमियत होगी सर? देखिए, अब जो मेडिकल हुआ लास्ट लार्जर जो मेडिकल बोर्ड बना, उसमें उन्होंने जो डिक्लेयर किया नियर 15 ईयर 2000 के इस मेडिकल की जो रिपोर्ट आई, देखिए इसमें तो जो सिंध स्टेन मैरिज एक्ट सेक्शन 3 और 4 बड़ा क्लियर है कि जो अंडर एज है, अंडर 18 है या अंडर 16 है, वो माइनर कंसीडर होगा और माइनर का कोई भी राय अपने गार्डियन के अलावा कोई कानूनी वैल्यू उसकी नहीं है। तो इस सूरत हाल में जो प्राइमा फेसाई लग रहा है
कि चूँकि अभी वो दुआ ज़हरा अंडर एज है और आफ्टर कलेक्टिंग मेडिकल ये बड़ी बात क्लियर हो गई है कि वो अंडर एज है, नियर टू 15 है। इस स्टेज पे उसकी अपनी स्टेटमेंट की कोई एज पर कानूनी वैल्यू कोई नहीं है। जी, इसमें सर मेरा ये सवाल है कि निकाह नामा जैसा कि रजिस्टर्ड नहीं है, विटनेसेस जो हैं उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है और अदालत इस निकाह नामे को मुतनाज़ा करार दे चुकी है, ऐसी सूरत में 375 भी लग गई, तो ऐसी सूरत में कंप्लेनेंट मेडिकल के लिए जो एप्लीकेशन दी है उसने, क्या वो एक्सेप्ट होने के चांसेस हैं? देखिए, मेडिकल करवाने पे कोई कदगन नहीं होती। अगर कोई मेडिकल करवाना चाहे, अगर उसकी कंसेंट है वो करवाना चाहे, हो सकता है, कोई एक से दूसरी दफ़ा भी हो सकता है। लेकिन जो मेडिकल की रिपोर्ट इस वक्त आई है उससे यही लगता है कि जो 375 लगा है उसमें मेडिकल के अंदर ये बात साबित हुई है कि उसके साथ जना का एलिमेंट मौजूद है। बिल्कुल, इसीलिए ये लगाई गई है ना सर। बिल्कुल जी, इसमें एक चीज़ सर और है कि इसमें अब कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं कि कुछ हमारे वकला भाई, जिनका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, उन्होंने इस कम्युनिटी को बड़ा डिफेम किया और आप तो माशाल्लाह से इस कैबिनेट का हिस्सा भी हैं, तो आपके सामने भी इस तरह के कई वाक़यात आए होंगे और आपने उनके हवाले से लीगल एक्शन भी लिया होगा, अभी भी आते होंगे, तो क्या इस हवाले से ऐसा कोई फोरम है कि जहाँ पे कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करे हमारा वकील भाई कोई, तो उसके खिलाफ हम क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, दो बातें आपने जो पूछी हैं, एक ये है कि हर वकील की एक अपनी किसी भी केस को लेके अपनी राय हो सकती है और अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। दूसरा है, आपने सवाल पूछा मिसकंडक्ट। देखिए, मिसकंडक्ट अगर आप प्रोफेशनल ड्यूटी से बियॉन्ड आप जाते हैं और कोई अपने प्रोफेशनल ड्यूटी को वायलेट करते हैं तो वो मिसकंडक्ट में आता है। इसके लिए एक फोरम मौजूद है, पंजाब बार कौंसल एक इशूइंग अथॉरिटी है, और अगर वहाँ कोई किसी वकील के ख़िलाफ़ किसी मिसकंडक्ट के ऊपर एप्लीकेशन दी जाए तो जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूट होती है और वो आफ्टर इंक्वायरी और आफ्टर हर्ड द अदर पार्टी अगर देखे कि प्रेमा फेशाई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर सकती है। और समटाइम ये भी होता है कि इस केस को रेफर टू ट्रिब्यूनल भी किया जा सकता है। अब ट्रिब्यूनल जो होता है वो मौजूद होता है 2 मेंबर्स पंजाब बार और एक हाई कोर्ट के जज के ऊपर। हाई कोर्ट का जज जो उसको चेयरमैन होता है, बाकी 2 मेंबर होते हैं, वो भी इसको एवेल्यूएट करते हैं कि आया कि वादर के कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ है। अगर ये साबित हो जाए कि वाकई प्रोफेशनल को मिसकंडक्ट हुआ है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, मनसूख हो सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें 2 वकील हैं जिनका एक का नाम वसीम और राय खुरम है, जिनको इसमें एज ए बेटर फैसिलिटेटर नॉमिनेट किया गया है और उनके ऊपर एलिगेशन ये है कि इन्होंने चाइल्ड कम उम्री चाइल्ड मैरिज को तकमील पहुंचाना और बाद में इसको छुपाना, गिरफ्तारी से फैसिलिटेट करना, तो क्या इन बेसिस के ऊपर उनको क्या सज़ा हो सकती है और क्या कानून उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करता है इस हवाले से? देखिए, ये जो आपने बात की है, ये 173 की रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी है इसमें उनको फैसिलिटेटर डिक्लेयर किया गया है, लेकिन ये अभी बात साबित होनी है। अभी इसके ऊपर कोर्ट ने एविडेंस कलेक्ट करनी है और इसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, इसके ऊपर गवाहान ने आना है, तो फिर ये देखा जाएगा कि वाकई ही उन लोगों ने इसको फैसिलिटेट किया था या नहीं किया था। अगर तो फैसिलिटेट किया था देन भी लॉ बड़ा क्लियर है, और अगर ये बात साबित ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एविडेंस नहीं होती तो ये कोर्ट की इसको एक्विट कर दे। बिल्कुल सही बात है। और इसमें सर फाइनली मेरा बस लास्ट 2 क्वेश्चन है आपसे कि क्या आपके ख्याल में चाइल्ड मैरिज के हवाले से कोई कानून में दबाव, इसमें कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है या इसमें कोई कोर्सिव मेजर लेने चाहिए 164 के स्टेटमेंट के लेने से पहले अदालतों को, या इसमें कोई रिफॉर्म की ज़रूरत है? देखिए, लॉ बड़ा क्लियर है। प्रॉब्लम हमेशा वहाँ होती है जब हम लॉ को एग्जीक्यूट नहीं करते। जब हम लॉ का होना और एग्जीक्यूट करवाना 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। सम टाइम लॉ मौजूद होता है, हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाते। बिल्कुल अंडर एज जो मैरिज है वो नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर लॉ बड़ा क्लियर है। जैसे अभी आपने रेलिवेंट जो आपका केस है इसमें भी सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 3 है कि अगर अंडर एज के साथ किसी ने कोई ज़बरदस्ती किया हो तो सेक्शन 3 है, और सेक्शन 4 फैसिलिटेटर के लिए है कि जो इसके गवाहान बनेंगे, जो इसका निकाह वहाँ बनेगा, जो भी इसको किसी भी तरह फैसिलिटेट करेगा, तो लॉ तो बड़ा क्लियर है।
प्रॉब्लम हमेशा उधर आती है जब हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, हम एक जिस मुआशरे का हिस्सा है, अक्सर वहाँ कानून को इतना अवेयरनेस नहीं होती, और अवेयरनेस ना होने की वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। हमें चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें, लोगों को बताएं कि ये जो लॉ है अब इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। हम जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं, अब वहाँ अंडर एज मैरिज को कोई भी अच्छी नज़र से नहीं देखता, और ना ही मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा एक्ट है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों ने राना शाह साहब की बातें सुनी, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन है। इसमें सर अगर कोई वकला को डिफेम करता है लॉयर कम्युनिटी के हवाले से, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, उसमें क्या बार उनके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकती है? जैसे कोई मीडिया पर्सन करता है, तो ऐसी सूरत में बार क्या उनके अगेंस्ट कोई करारदाद या कोई ऐसा एक्शन ले सकती है? देखिए जी, डेफामेशन का लॉ बड़ा क्लियर है, और पीपीसी के अंदर भी इसको उन्होंने एक रेलिवेंट सेक्शन है, और 499 अगर कोई किसी के बारे में इस तरह कोई खबर सानी करता है, इल्ज़ाम लगाता है जो कि बेसलेस है, जिसकी कोई एविडेंस भी नहीं है, झूठा इल्ज़ाम लगाना, तो इसके ऊपर तो आप डेफामेटरी सूट फाइल कर सकते हैं उस बंदे के ख़िलाफ़, और आप इसमें हर्जाने का क्लेम भी कर सकते हैं कि जिस तरह आपकी रेपुटेशन उन्होंने डैमेज की। तो उसके लिए लॉ है, वो आप अगर किसी ने कोई किसी के साथ इस तरह का करता है और विदाउट प्रूफ और विदाउट कलेक्टिंग एनी एविडेंस अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है, तो उसके खिलाफ डेफेमेटरी सूट फाइल किया जा सकता है। आप उसके लिए प्रॉपर फोरम पे जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें सर लास्ट ये है कि कुछ लोग जो फैसिलिटेटर के तौर पर नॉमिनेट किए गए हैं इसमें बतौर वकील, ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहिए कि वकला के लिए क्या ज़रूरी है कि वो अपने पैरामिट्स में रैंक करें और उनके ऊपर इस तरह के मुकदमात में इन्वॉल्व ना किया जाए जिससे पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है? सर आप ठीक कह रहे हैं। देखें, इस कम्युनिटी की इज़्ज़त को बढ़ाना भी हमने खुद है जी, और अल्लाह माफ़ करे अगर कोई अदरवाइज़ हो तो इस कम्युनिटी को डैमेज भी हम लोग ही करते हैं। जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, देखें ये बात अभी पता चलेगा जब ये ट्रायल इनिशिएट होगा, जब इसके ऊपर एविडेंस आएगी, देखा जाएगा, जो रेलिवेंट मटेरियल है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा, तब ये देखा जाएगा। और अगली बात ये है कि हमें हमेशा बियॉन्ड दी लिमिट कभी भी नहीं जाना चाहिए। विद इन लिमिट अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज जो हम देते हैं वो देनी चाहिए। जब आप लिमिट क्रॉस करते हैं, कोई भी हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जब लिमिट क्रॉस की जाती है तब खराबियां पैदा होती हैं। बीइंग प्रोफेशनल, मैंने अपने बड़ों से जो सीखा है वो यही है कि आप अपनी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करें, राइट ऑफ जो क्लाइंट का राइट प्रोटेक्ट करें, उसको वॉच करें, लेकिन एक लिमिट में रहें। और आप जब बीइंग काउंसल, बीइंग एडवोकेट सर्व करते हैं तो आपका कंसर्न सिर्फ कोर्ट की हद तक होना चाहिए, ना कि आप उसको अदरवाइज फैसिलिटेट करें। और मैं इस चीज़ को हमेशा बुरा समझता रहा हूँ, आज भी मेरा यही इसमें इंस्टांस है कि एक प्रोफेशनल वकील को जो हमने अपने बड़ों से सीखा है वो है उनकी सर्विसेज होती हैं सिर्फ कोर्ट की हद तक, कोर्ट के बाहर उसकी कोई सर्विसेज नहीं है। बिल्कुल सर, देखा कि आपने राना शाह साहब जो कि हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉयर्स हैं, उनकी आपने बात सुनी कि बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज दिया कि वकला को कोर्ट के अंदर रहते हुए अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करनी चाहिए विद इन लिमिट्स, और अपनी लिमिट्स का ख्याल करना चाहिए। अगर कोई भी शख्स इस लिमिट से बाहर जाएगा तो डेफिनेटली फिर उसको इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। और ये प्रोफेशन ऑफ लॉ है, जिस तरीके से आपने एक रिप्रेजेंटेटिव की बात सुनी कि बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, और इसमें इस तरह के राना साहब जैसे भी लोग मौजूद हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हुए भी, वाइस प्रेसिडेंट होते भी, इनसे हमें इसी तरह से ही सीखने को मिलता है, और हमेशा एक छोटे भाई की तरह शफकत और मोहब्बत मिलती है। आपने राना साहब की बातें सुनी चलान के हवाले से, वकला कम्युनिटी के हवाले से, और चाइल्ड मैरिज के हवाले से, तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आके मैं